साथियों, सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन पीडियाट्रिक्स की 8वीं क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, किस प्रकार एक फिटनेस का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसके यूट्राइन पीरियड में और एक्स्ट्रा यूट्राइन पीरियड में, दोनों अपन अलग अलग भागों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये शुरू करने से पहले अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की परिभाषा को समझते हैं। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। तो ग्रोथ क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन physically and resulting size of body and various type of organ। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ में अपन क्या देखते हैं कि जो बॉडी है उसका जो साइज इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, और वेरियस ऑर्गन का साइज देखते हैं, जिसमें क्या हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, है ना। चूंकि हम हाइट और वेट को माप सकते हैं तो ये ग्रोथ क्या कहलाएगा? इट इज ए मिजरेबल प्रोसेस। ग्रोथ को अपन माप सकते हैं, बॉडी का हाइट नाप सकते हैं, बॉडी का वेट नाप सकते हैं, आकार शेप डायमीटर नाप सकते हैं, तो ये मेजरेबल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद में अपन समझते हैं डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट इट इज ए प्रोसेस ए maturation of physiological and functional of individual। डेवलपमेंट अपन क्या समझते हैं? मैच्योरेशन एक परिपक्व स्टेज है जिसमें फिजियोलॉजिकल, ग्रोथ में था फिजिकल, ठीक है, इसमें है फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ इंडिविजुअल। एक फिटनेस, एक बॉडी का फिजियोलॉजिकल और फंक्शनली मैच्योरेशन होना, वो कहलाएगा डेवलपमेंट। अब इसको अपन मेजर नहीं कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में अपन इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉट मेजरेबल। दिस इज ए नॉट मेजरेबल प्रोसेस। अपन इसमें और क्या इंक्लूड कर सकते हैं? इट इज इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल। ये सारे जो मैच्योरेशन है वो भी अपन इसमें डेवलपमेंट के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, दोनों को अपन डिफाइन करने के बाद इन दोनों में अंतर समझते हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये अपन देखते हैं। ठीक है, ग्रोथ में क्या होगा? ये जो है फिजिकली मैच्योरेशन प्रोसेस है। ठीक है, जबकि डेवलपमेंट क्या है? फिजियोलॉजिकल। मैच्योरेशन। ठीक है, ये क्या है? मिजरेबल। इट इज ए मिजरेबल प्रोसेस। इट इज ए मिजरेबल प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? इट इज ए नॉट मिजरेबल प्रोसेस। नॉट मिजरेबल प्रोसेस। ठीक है,
ग्रोथ को अपन मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, पाउंड में अपन मेजर कर सकते हैं, और फिजियोलॉजिकल मेट्रिक्स को अपन मेजर नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ क्या है? लिमिट पीरियड प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यू पीरियड प्रोसेस। इस अपन ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रोथ एक फिक्स समय या लिमिट पीरियड पर आके रुक जाता है, ठीक है। और कंटिन्यू पीरियड प्रोसेस, इसका मतलब है फिजियोलॉजिकल, आदमी जब तक जीवित रहेगा तब तक वो सोचता रहेगा, नए आइडियाज, विचार, नए थॉट वो अपने आप में डेवलप करता रहेगा। तो ये कंटिन्यू पीरियड प्रोसेस है। और बॉडी का जो ग्रोथ है, जो ऑर्गन का ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं एक फिक्स टाइम पे आके रुक जाता है। चौथा अंतर हो गया क्वांटिटेटिव प्रोसेस, और ये हो गया क्वालिटी प्रोसेस। क्वांटिटी और क्वालिटी प्रोसेस, इससे आप क्या समझते हैं? क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, अपन माप सकते हैं, है ना, केजी में, सेंटीमीटर में, पाउंड में अपन ग्रोथ को माप सकते हैं। क्वालिटी अपन फिजियोलॉजिकल फंक्शन की अपन क्वालिटी देख सकते हैं, इसको अपन माप नहीं सकते हैं, ना। ये हो गए 4 इसमें अंतर। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरल प्रोसेस, तो इसको अपन बोलेंगे नॉन एज प्रोक्सिमल, डिस्टल प्रोसेस, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो प्रोसेस, इसको अपन बोलेंगे नॉन एज सिफेलो कॉइडल प्रोसेस। ये दोनों विशेषताएं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस सेंट्रल लेवल की जो भी नर्सिंग ऑफिसर की जो एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन पुटअप क्या जा चुके हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर सेंट्रल टू पेरिफेरल प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल डिस्टल प्रोसेस। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेड टू टो प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? सिफेलो कॉइडल प्रोसेस। सिफेलो कॉइडल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज रैपिड ड्यूरिंग। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रैपिड ड्यूरिंग मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे ज्यादा कब होंगे? फिटस वाले पीरियड में, इन्फेंट वाले में, और एम्ब्रियो वाले में। इन 3 पीरियड में सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रैपिडली होगा, ठीक है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो कब होगा? प्री स्कूल एज और स्कूल गोइंग एज, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इन्फेंट में, फीटस में ज्यादा होगा, और स्लो कब होगा? प्री स्कूल और स्कूल गोइंग एज में स्लो हो जाएगा। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। फिर ये कोऑर्डिनेटेड है, ये स्टेज एक दूसरे को कोऑर्डिनेट होके चलेगी। सीक्वेंस प्रोसेस है और स्टेज बाई प्रोसेस है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और 5 इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जा चुके हैं इनको लेके। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज को अपन ने 2 भागों में
डिवाइड किया है, ठीक है। पहला है एंटीनेटल पीरियड, दूसरा है पोस्ट नेटल पीरियड, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एंटीनेटल पीरियड में, ठीक है। एंटीनेटल पीरियड क्या होता है? ओवुलेशन पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड और फीटस पीरियड, ठीक है। तीन भागों में अपन ने एंटीनेटल पीरियड को डिवाइड किया है और अब इनके पीरियड को डिवाइड करते हैं। जो ओवुलेशन पीरियड होता है वो होता है 0 से 14 दिन का, ठीक है। जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है वो होता है 2 से 8 वीक। जो फीटस पीरियड होता है वो होता है 9 वीक टू टिल बर्थ। फीटस पीरियड 9 वीक से टिल बर्थ तक, ठीक है। तो ये हो गया अपना एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब क्या क्या होगा ये भी अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पोस्ट नेटल पीरियड, ठीक है। पोस्ट नेटल पीरियड बर्थ टू टिल प्यूबर्टी तक, ठीक है। सबसे पहले नियोनेट का जो पीरियड होता है वो होता है 0 से 28 दिन का, ठीक है। इसको अपन ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट को अपन ने 0 से 7 दिन वाले बच्चे को बोलेंगे और लेट नियोनेट 8 से 28 दिन वाले बच्चे को लेट नियोनेट बोलेंगे। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं इन्फेंट। 28 दिन तक के बच्चे को अपन बोलेंगे नियोनेट और 28 दिन के बाद वाले बच्चे को 28 दिन कहेंगे या 1 मंथ, यहां से लगाकर 1 साल के जो बच्चा होता है उसको अपन बोलेंगे इन्फेंट। उसके बाद में जो तीसरा अपना पीरियड है वो है टोडलर पीरियड या टोडलर एज, वो होगी 1 to 3 ईयर। उसके बाद में प्री स्कूल गोइंग एज या पीरियड, वो होगा 4 to 6 ईयर। ये अपन इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक्स में पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अपन एक बार सुपरफिशियली वापस डिस्कस कर रहे हैं। और स्कूल गोइंग एज को बॉयज एंड गर्ल में अपन ने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स में होगी 6 to 10 ईयर और बॉयज में 6 to 12 ईयर। उसके बाद में अडोलसेंट एज, इसको भी अपन ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, गर्ल्स और बॉयज, ठीक है। गर्ल्स का अपन ने 10 to 16 ईयर और बॉयज का अपन ने 12 to 18 ईयर्स, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल गोइंग एज और स्कूल गोइंग एज और अडोलसेंट, इन सभी के अपन ने डिवाइड किया स्टेज को, ठीक है। एंटीनेटल 3 भागों में डिवाइड किया, ये इनके पीरियड हो गए। फिर अपन ने पोस्ट नेटल को नियोनेट, दूसरा इन्फेंट, तीसरा टोडलर, चौथा प्री स्कूल गोइंग एज, पांचवा स्कूल गोइंग एज और छठा अडोलसेंट एज, ठीक है। अपन ने अलग अलग पीरियड के में डिस्कस किया। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जो फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, जो कारक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोकते हैं, ठीक है।
तो अपन इसको इस प्रकार डिस्कस करेंगे कि जब एक फिटस इंट्रा यूट्राइन एज में होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय फिटस के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन कौन से कारक हैं जो उनको रोकते हैं। तो अपन ने ये ले लिया ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड, मतलब 0 से लगाकर टिल बर्थ, 0 डे से लगाकर टिल बर्थ, ठीक है। जब एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है, ओवम और स्पर्म का जाइगोट बनता है, वहां से लगाकर जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है वहां तक का पीरियड में फिटस की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन कौन से कारण उनको अफेक्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका, चाइल्ड का, है ना। चाइल्ड का पढ़ रहे हैं, इसमें हो गया फिटस और बेबी, ठीक है, और दोनों हो गए चाइल्ड, ठीक है। तो अपन ने ड्यूरिंग पीरियड को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है जिससे अपन को आसानी से समझ में आ जाए। मैटरनल कॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माँ की वजह से प्रेगनेंसी में फीटस के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोकने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। मैटरनल इन्फेक्शन, जो माँ को इन्फेक्शन हो जाते हैं, टॉर्च अपन आगे डिस्कस करेंगे, उनकी वजह से फीटस और फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे रुकता है। मैटरनल क्रोमोसोमल डिफेक्ट, मैटरनल क्रोमोसोमल डिफेक्ट से फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट होता है, ठीक है। ये तो हो गए ड्यूरिंग गेस्टेशनल एज, है ना। अब अपन डिस्कस बाद में डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरिंग पोस्टनेटल, बर्थ टू प्यूबर्टी, बर्थ से लगाकर प्यूबर्टी एज तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कौन कौन से कारक करते हैं, इस प्रकार अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं मैटरनल कॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। ये सारे जो कारक हो गए माँ के, और ये फर्क पड़ेगा किसमें, फीटस पे। ये सारा फर्क किस पे पड़ेगा, फीटस पे, ठीक है। क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका, फीटस का, और फीटस कहाँ है, इंट्रा यूटेराइन के अंदर, ठीक है। अगर मैटरनल स्मोकिंग कर रही है, अगर एक गर्भवती महिला स्मोकिंग कर रही है तो कैन कॉज प्री मैच्योरिटी, है ना, वो फीटस को प्री मैच्योरिटी कॉज करेगी, जिससे कि बच्चा प्री मैच्योर जन्म लेगा। टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अगर प्रेग्नेंट वुमेन टॉक्सिक सब्सटेंस लेती हैं, मादक पदार्थ लेती हैं, तो वो सीधा असर किस पे करेगा, फीटस पे। ये सारे असर किस पे करेंगे, फीटस पे। और ये सारे कौन कर रही है, माँ, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैटरनल कॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर टॉक्सिक सब्सटेंस अगर माँ लेती हैं, सेवन करती हैं, तो फीटस क्या होगा, माल फॉर्मेशन, बच्चा क्या होगा, कुपोषण का शिकार होगा। रेडिएशन एक्सपोजर, अगर महिला रेडिएशन एक्सपोजर के अंदर जाती हैं या बार बार वो गर्भकाल के दौरान एक्सरे करवाती हैं या उस जगह पर जाती हैं, तो क्या होगा, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी, किसकी, फीटस की, बेबी की, बच्चे की, ठीक है। कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी होने का मेन रीजन क्या है, रेडिएशन एक्सपोजर। तो अपन को इसका मैनेजमेंट करते हुए गर्भवती महिला को हेल्थ एजुकेशन में एडवाइस देनी है, अवॉइड रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है। उसके बाद में डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, एक महिला है जो अपने गर्भकाल के दौरान 9 माह तक फोलिक एसिड का टेबलेट नहीं लेती हैं, तो क्या होगा, NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये एक स्पाइनल कॉर्ड संबंधी डिजीज है, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब फोलिक एसिड कब लेती है महिला, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड लेना कंपलसरी है, किससे प्रिवेंट करने के लिए, NTD प्रिवेंट करने के लिए। और अगर कोई एलिजिबल कपल है, प्लानिंग कर रहे हैं वो, तो उसको 3 महीने पहले भी फोलिक एसिड लेनी है, और प्रेगनेंसी कैसी हो जाने पर भी 3 महीने तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रथम 3 माह तक फोलिक एसिड का टेबलेट लेनी है, ठीक है। तो NTD नहीं होगा बच्चे में। और अगर वो 3 माह तक फोलिक
एसिड नहीं लेती हैं तो एनटीडी होगा। उसके बाद में एल्कोहल, अगर गर्भवती महिला अगर गर्भकाल के दौरान एल्कोहल का सेवन करती हैं तो क्या होगा, IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, गर्भकाल में फिटस का ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी अगर गर्भवती महिला अपने गर्भकाल के दौरान एल्कोहल का सेवन करती हैं। ठीक है, अगला आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर 9 माह के गर्भकाल के दौरान गर्भवती महिला को आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो वो क्या कोज करेगी बच्चे पे, मेंटल रिटार्डेशन, बच्चे का IQ लेवल कम होगा अगर माँ के 9 माह के दौरान आयोडीन की मात्रा कमी होगी। तो अपन उसको हेल्थ एजुकेशन में आयोडीन सप्लीमेंट्री के लिए एडवाइस करेंगे ताकि उसका बच्चा का जो IQ लेवल है वो नॉर्मल रहे, मेंटल रिटार्डेशन वाली कंडीशन नहीं हो। उसके बाद माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन कौन, बेबी या मदर, मदर, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैटरनल कोच, अगर महिला जो गर्भवती महिला है वो खुद ही अगर माल न्यूट्रिशन होगी तो बेबी को क्या खिलाएगी अंदर पेट में, तो बेबी महिला अगर खुद अगर माल न्यूट्रिशन है तो जो बेबी डिलीवर्ड होगा वो क्या होगा, LBW, लो बर्थ वेट बेबी, और नॉर्मल बेबी का वेट क्या होता है 2.5 to 3.5 kg, अगर इससे कम है लेस देन 2.5 kg इट्स कॉल्ड LBW। स्ट्रेस और एंजाइटी, अगर महिला अपने 9 महीने के गर्भकाल के दौरान स्ट्रेस और एंजाइटी लेती है तो भी फिटनेस क्या होगा, LBW। अगला है अपना हाइपरटेंशन, अगर महिला को 9 माह के दौरान, अब हाइपरटेंशन आप किससे इंडिकेट करोगे, ब्लड प्रेशर से। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80। ठीक है, जैसे ही यह बढ़कर ग्रेटर देन 140/90 हो जाता है तो यह कंडीशन कहलाएगी हाइपरटेंशन। ठीक है, और हाइपरटेंशन जैसे ही होगा तो क्या होगा, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन क्या होगी, क्रिएट होगी, जिससे क्या होगा, अबॉर्शन, APH PPH वाली कंडीशन भी हो जाएगी। अब इनसे बचने के लिए, हाइपरटेंशन नहीं हो इसके लिए आपको क्या करना है, महिला को एड्रेस देनी है वो स्ट्रेस और एंजाइटी फ्री रहे। अगर वो स्ट्रेस और एंजाइटी लेगी तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन में बीपी बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी तो एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन हो जाएगी, जिससे ये सारे अबनॉर्मलिटी होगी, जिससे कि महिला को डिलीवरी के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ये हो गए अपने कौन से, मैटरनल कोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, की माँ की वजह से फिटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाता है। उसके बाद अपन ने ये तो अपन डिस्कस कर लिया। अब अपन डिस्कस करेंगे मैटरनल इन्फेक्शन, अगर किसी महिला को 9 माह के दौरान अगर इन्फेक्शन हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं टॉर्च, है ना, वो अगर हो जाते हैं तो अपन डिस्कस करेंगे बच्चों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। टॉर्च, सबसे पहले लेते हैं अपन टी का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, अगर ये इन्फेक्शन मां को हो गया तो क्या होगा, अबॉर्शन या मिसकैरेज। ठीक है, अबॉर्शन या मिसकैरेज होगा। ठीक है, अब ये इन्फेक्शन होता कहां से है, ये इन्फेक्शन होता है इन्फेक्टेड कैट फेसेस। जो कैट है वो इन्फेक्टेड होती है, उसके अगर टच में अगर मां आएगी तो उसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस वाला इन्फेक्शन होगा, जिससे कि अबॉर्शन और मिसकैरेज होने के पूरे चांस है। तो उसको अपन को क्या एडवाइस देनी है, उसको अपन को एडवाइस देनी है अवॉइड इन्फेक्टेड कैट फेसेस ड्यूरिंग द
प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो इन्फेक्टेड बिल्लियां होती हैं उनको आप अवॉइड करें, ठीक है। अगर अवॉइड नहीं करेगी तो उनको टोक्सोप्लाज्मा वाला इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे कि अबॉर्शन हो जाएगा या मिसकैरेज होने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं टॉस में टी का हो गया टोक्सोप्लाज्मोसिस, ओ का हो गया अदर वायरस। अदर वायरस में क्या होगा? अदर वायरस में HIV, हेपेटाइटिस A, B और C, ठीक है। अगर ये होते हैं महिला को तो क्या होगा बेबी? कैन कॉज LBW, ठीक है। फिर अपन चलते हैं टॉर्च में आगे। टॉर्च में R लेते हैं। R का मतलब होता है रूबेला, ठीक है। रूबेला कैन कॉज ट्राई एज फ्रैक्चर, ये 3 फीचर कंटेन करता है। अगर किसी गर्भवती महिला को 9 माह के दौरान उसको रूबेला का इन्फेक्शन हो गया है तो फिटस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका देख रहे हैं? फिटस का। और फिटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन कौन से कारण अफेक्ट करते हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। रूबेला हो गया तो एक तो क्या होगा? कैटरेक्ट, बच्चा अंधा हो सकता है। टीफनेस, बच्चा बेरा हो सकता है। पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, दिल में छेद वाली बीमारी जिसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं। अब कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा जो डिलीवर्ड क्या हो, कैटरेक्ट हो या डीपनेस हो या पेटेंट डक्टिस आर्टिस हो। तो इसलिए सरकार ने MTP एक्ट में करेक्शन करते हुए, संशोधन करते हुए लिखा है कि अगर किसी महिला प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला से इन्फेक्टेड है तो उसको टर्मिनेशन की परमिशन दे दी गई है, जो कि लीगल होगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने ठीक है टोक्सोप्लाज्मी, अदर वायरस, HIV और R रूबेला के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब अपन साइटोमेगालो वायरस, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि अगर ये इन्फेक्शन गर्भवती महिला को होता है तो क्या होगा? क्या होगा? कैन कॉज कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, जन्मजात कुपोषण का बच्चा शिकार होगा। ये अगर वायरस हो गया तो या तो बच्चे के हाथ पैर सही नहीं होंगे, है ना, वो कुपोषित का शिकार होगा, ठीक है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं हर्पेक्स सिम्प्लस वायरस। ये वायरस 2 प्रकार का होता है, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2। इसमें क्या है? रेसेस हो जाते हैं, मैटरनल के ऊपर रेसेस हो जाते हैं। तो टाइप 1 में रेसेस क्या होंगे? रेसेस क्या होंगे? फेस, चिक, फॉरहेड, नेक, इन जगह रेसेस हो जाएंगे। और टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में रेसेस क्या होंगे? जेनाइटल एरिया, जो जेनाइटल वाला एरिया है वहां पर रेसेस हो जाएंगे। तो ये तो हो गया लेस डेंजर, ये इतना खतरनाक नहीं है। और ये टाइप 2 हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, मोर डेंजर, मोर डेंजर, ठीक है। मोर डेंजर है तो अपन क्या करेंगे? टाइप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप 2 हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस, ऐसी जो प्रेगनेंसी है अपन उसको एडवाइस करेंगे किसके लिए? उसको बोलेंगे अवॉइड नॉर्मल डिलीवरी, उसको बोलेंगे नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएं, उसको बोलेंगे LSCS, लो सेगमेंट ऑफ सीजरियन सेक्शन, उसको एडवाइस करेंगे LSCS के लिए, LSCS के लिए एडवाइस करेंगे ताकि ये जो हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस हैं वो स्प्रेड नहीं हो। सीधा सा है, अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी, अगर महिला को ये HPV वायरस हैं, जेनिटल एरिया पर हैं, बच्चा डिलीवर होगा तो भी रेसेस के टच में आएगा।
तो ये वायरस बच्चे को भी होंगे। तो अपन उसको कहेंगे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी है और LCS डिलीवरी करवानी है, जिससे कि बच्चा जब डिलीवर होगा तो जेनेटल वाला पार्ट उसके टच नहीं होगा और जिससे कि बच्चा प्रिवेंट हो जाएगा किससे, HPV वायरस से। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने ये जो मैटरनल इन्फेक्शन वाला पार्ट पूरा किया। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं ठीक है, मैटरनल कॉज अपन डिस्कस कर लिया, मैटरनल इन्फेक्शन को आपने डिस्कस कर लिया। अब अपन डिस्कस करते हैं मैटरनल क्रोमोसोमल डिफेक्ट। महिला के अंदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट, जब ओवम और फ्यूजन, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होते हैं, जाइगोट बनता है, क्रोमोसोमल का आदान प्रदान होता है, तो कुछ क्रोमोसोमल कम हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, तो वह सभी क्या करेंगे, फिटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर असर डालेंगे। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अभी इंट्रा यूट्राइन पीरियड की। ठीक है, तो पहला होगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम को अपन एक और नाम से जानते हैं जी सिंड्रोम, और एक और नाम होता है मंगोलियम सिंड्रोम, और एक और नाम होता है ट्रायोसोमी 21। ठीक है, इन 3 नामों से अपन डाउन सिंड्रोम को जानते हैं। अगर मैटरनल क्रोमोसोम में अगर डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन होगी तो कैन कॉज बेबी LBW। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज मिसिंग क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अगर एक क्रोमोसोम नहीं है तो वो क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम, और उसको अपन डिनोट करेंगे 45X, एक क्रोमोसोम नहीं होगा। फिर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा ट्रायोसोमी, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। टर्नर में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम मिसिंग, एक कम हो रहा था। ठीक है, और क्लिनफिल्टर में क्या होगा, एक्स्ट्रा ट्रायोसोमी, इसमें क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, और इसको अपन डिनोट किससे करेंगे, डिनोट 44XXY या 47XXY से अपन इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद में अपना पॉट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, डिफेक्ट क्रोमोसोम नंबर 4, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। जो फोर्थ वाला क्रोमोसोम होता है वो होता है डिफेक्ट, उसको अपन बोलेंगे पॉट्स सिंड्रोम। फिर क्रायोसिडो सिंड्रोम, क्रायो सिंड्रोम में क्या होगा, डिफेक्ट क्रोमोसोम नंबर 5, 5वें नंबर का जो क्रोमोसोम है डिफेक्ट होगा, उसको अपन बोलेंगे क्रायोसिडो सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद में एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, जिसको अपन बोलते हैं ट्रायोसोमी 18। ठीक है, विलियमसन सिंड्रोम, विलियमसन सिंड्रोम में क्या होगा, क्रोमो डिफेक्ट क्रोमोसोम नंबर 7। ठीक है, विलियमसन सिंड्रोम में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 7 में डिफेक्ट होगा, जिसको अपन बोलेंगे विलियमसन सिंड्रोम। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम, ये सारे अगर मैटरनल के अंदर सिंड्रोम होंगे तो ये फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन ने डूरिंग इंटरइन के अंदर फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो कारक हैं जो अफेक्ट करते हैं, अपन ने 3 भागों में बांटा, मैटरनल कॉज, फिर अपन ने मैटरनल इन्फेक्शन, फिर मैटरनल क्रोमोसोम, ये अपन ने बांट दिया। ठीक है, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डूरिंग पोस्टनेटल, जन्म के बाद। अपन ने 0 से लगाकर टिल डिलीवरी या 9 मंथ तक का तो कोज हमने डिस्कस कर लिए 3 भागों में। फिर जन्म के बाद भी बच्चे के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन कौन से जो कारक हैं जो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट, जो बाधाएं डालेंगे, फैमिली एनवायरनमेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट है। फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का सही से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं होगा। दूसरा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बच्चे के माता पिता का अगर रिलेशनशिप सही नहीं होगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है, बच्चा माता पिता से ही अपनी जो बौद्धिक विकास करता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सही नहीं होगा तो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। सिंगल पेरेंट है ना, सिंगल पेरेंट दो कंडीशन में होंगे, या तो माता पिता में से एक की डेथ हो जाए, बच्चा अनाथ हो जाए तो भी उसका सही से लालन पोषण नहीं होगा तो उसका ग्रोथ होगा नहीं, या डाइवोर्स वाली कंडीशन, कई बार माता पिता के अंदर डाइवोर्स हो जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि वो किसके पास जाएगा, इसलिए वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका मेंटली भी डेवलपमेंट नहीं होता है और शारीरिक डेवलपमेंट भी नहीं होता है। पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप इन द सेंस वो बच्चा किसके साथ है, उसकी संगति कैसी है, संगति भी उसको अफेक्ट करेगी उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। प्ले ग्रुप, वो किसके साथ खेलता है, किसके साथ उठता बैठता है। स्कूल एनवायरनमेंट, उसके स्कूल के एनवायरनमेंट पर भी उसके डेवलपमेंट पर और ग्रोथ पर असर पड़ेगा। उसके बाद स्कूल ग्रुप और फ्रेंडली, जो स्कूल का सर्कल है, स्कूल का ग्रुप है, वो कैसा है, ये सारे जो फैक्टर हैं जन्म के बाद बच्चे के, ये उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर डालेंगे। तो इस प्रकार अपन ने आज की क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कारण अफेक्टिव फैक्टर को अपन ने जाना, दो भागों में अपन ने डिस्कस किया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, बर्थ के बाद कौन कौन से कारण हैं जो अफेक्ट करते हैं। धन्यवाद।